Hello students, welcome back to another class 9th science explanatory series. And since we have already covered biology's first chapter and chemistry's first chapter, this is the time to start with the explanation of physics first chapter, which is describing motion around us. This is Akansha Verma welcoming you on the platform where you will be taught by a scholar, and I hope you all are doing well. So this video and this explanation is going to be in parts. In the very first part, we are going to discuss that what exactly is motion, उसके types क्या हैं और ऐसे physical parameters which I have already read in my previous classes, the formulas which I already know और कुछ ऐसे नए पैरामीटर्स जो कि मुझे इस वीडियो में कवर करने हैं. इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो वील बी कवरिंग विद ग्राफ्स एंड हमारे जो काइनेमैटिक इक्वेशंस हैं उनकी डेरिवेशन मेरे पास कहाँ से आई and the important types of numericals which can come in your exams. Or in the third part of the video we'll be recapping the whole chapter in the form of a flowchart and हम लोग जानेंगे कि uniform circular motion क्या होता है. So stay tuned till the very end part of this video to have a clear crystal knowledge of all the concepts. और physics जो है it is very interesting, specifically class 9th की physics, तो इसको बिल्कुल भी tough मत लेना and your doubts and your suggestions, they are always welcome. You can connect me on my Telegram channel and you can see the previous videos of science as well. So let's start with the video without any further ado. So describing motion around us. Whenever I talk about motion, तो मेरे दिमाग में मेरे आसपास की ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि मूव कर रही हैं. इवन मी जब मैं वॉक करती हूँ या मेरे आसपास जो बटरफ्लाईज हैं वो फ्लिटर कर रही हैं, बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई कर रही हैं, स्नेक जो हैं वो स्लिदर कर रहे हैं, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल, हॉर्सेस जो हैं वो गैलॉप कर रहे हैं, या रैबिट्स जो हैं वो जंप कर रहे हैं, हॉप कर रहे हैं, डॉग जो है वो रन कर रहा है. तो ये सारी चीजें जो हैं ये किस में है? मोशन में है. सो वेन एवर आई टॉक अबाउट मोशन आई रिलेट मोशन विद अ मूवमेंट. ठीक है, तो मोशन बेसिकली क्या होता है? मोशन में किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलूंगी जो कि क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. मूव कर रहा है इसका मतलब क्या है? कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है. इफ आई टॉक अबाउट द थिंग्स अराउंड मी, तो इवन ऑन द प्लैनेट विच आई एम लिविंग ऑन वो भी मोशन में है. हम पढ़ते हैं कि अर्थ जो है वो दो टाइप के मोशन हमें दिखा रहा है. एक ये कि वो सन के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, और दूसरा ये कि वो अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे सीजन्स देखने को मिलते हैं या वेदर कंडीशंस जो हैं वो चेंज मिलती हैं. सो ये किसकी वजह से? क्योंकि अर्थ जो है वो मोशन में है और मेरे आसपास छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स है रूम में, वो भी मुझे एक लाइट की रोशनी में मूव करते हुए दिखते हैं. इवन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये तक मुझे मोशन में दिखाई देते हैं. द अल्फा रेज ये भी मुझे मोशन में दिखाई देती हैं. तो मोशन की बात जब मैंने की तो मैंने कहा कि कोई भी चीज जो कि मूव कर रही है. मूव करने से मेरा क्या मतलब है? कि कोई भी ऐसी चीज जो कि अपनी पोजीशन चेंज कर रही है. तो इससे मिलती है मुझे मेरे मोशन की डेफिनेशन, जो कि ये कहती है that motion is defined as the change in an object's position over time with reference to its reference point. अब इसका क्या मतलब हुआ? कि मोशन जो है वो ऐसी कोई भी चीज होगी जब मेरा ऑब्जेक्ट बढ़ते हुए समय के साथ क्या कर रहा होगा? अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा विद रेफरेंस टू अ रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट का क्या मतलब है ये हम आगे आने वाली स्लाइड में जानेंगे जब हम पोजीशन की बात करेंगे. तो मैंने क्या बोला? कि मोशन जो है वो कोई भी ऐसी चीज दिखाएगी जो कि बढ़ते हुए समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है. सपोज आई गो फॉर एन इवनिंग वॉक एट 6 PM इन द इवनिंग, और 6:30 यानी टाइम जो है वो 6 से 6:30 बजे तक बढ़ा, और इसमें मैंने क्या किया? वॉक किया यानी कि अपनी पोजीशन चेंज करी, तो इसीलिए मैंने इसको मोशन कह दिया. तो कोई भी ऐसी चीज जो कि अपनी पोजीशन चेंज कर रही है बढ़ते हुए समय के साथ विद रेफरेंस टू अ रेफरेंस पॉइंट, उसको मैं मोशन कहूंगी. एंड एवरीथिंग इन नेचर आई सी इज इन मोशन, चाहे बटरफ्लाईज हो, स्नेक्स हो, हॉर्सेस हो, डॉग्स हो, या रैबिट्स हो. ठीक है, इवन द मासिव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि मैंने प्लैनेट्स की बात करी, अर्थ के साथ मर्करी, वीनस, नेपच्यून, यूरानस, ये सब भी अपने स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स में सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो मोशन में है. एंड टू द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स भी अपने ऑर्बिट्स में क्या है? मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कंसाइज है. ठीक है, तो सब चीजें जो है वो मोशन में है. मोशन क्या है ये हमने जान लिया. अब मोशन के टाइप्स की बात करें तो एक ऑब्जेक्ट अपने फेवरेट पाथ को
मूव करने के लिए जब चूज करता है, उससे मुझे मोशन की टाइप मिलती है। जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसे स्ट्रेट लाइन में चलना पसंद है, तो मैं उसका मोशन लिनियर मोशन कह दूंगी। अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन में मूव करना पसंद करता है, तो उसका मोशन कैसा हो गया? सर्कुलर हो गया। ठीक है, एक फिक्स्ड पाथ है, एक पॉइंट है, उसके अराउंड वो बस गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन। एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि अर्थ, वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, मूव कर रही है, तो वो सिर्फ एक्सिस के अराउंड ही घूम रही है, तो ये मेरा हो गया रोटेशनल मोशन। मैं अपने घर पे जो टिक टॉक वाली घड़ी होती है, वॉल क्लॉक होती है, उसमें एक पेंडुलम देखती हूँ, बॉब देखती हूँ, जो कि क्या करता है? ऑसिलेट करता है। पहले इस पॉइंट से इधर जाएगा, फिर इस पॉइंट से इधर आएगा, फिर वापस आएगा, तो वो रैंडम मतलब क्या है? कंसिस्टेंटली स्विंग कर रहा है, तो मुझे उसमें ऑसिलेटरी मोशन देखने को मिलता है। और ऐसे मोशंस जो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है वापस दोबारा होंगे, वो होते हैं मेरे पीरियोडिक मोशन। सो बेस्ड ऑन कि मेरे ऑब्जेक्ट को कौन सा पाथ पसंद आया मूव करने के लिए, उसके बेसिस पर मैं मोशन को डिवाइड करती हूँ, कैटेगराइज करती हूँ लिनियर, सर्कुलर, रोटेशनल, ऑसिलेटरी एंड पीरियोडिक मोशन में। और ये सारे मोशंस या तो यूनिफॉर्मली जो है हैपन हो सकते हैं, या नॉन यूनिफॉर्मली। इन सब टर्म्स का मतलब क्या है, ये हम आगे जानते हैं। इस पार्ट में या इस सिलेबस में हमें सिर्फ लिनियर और सर्कुलर मोशन के बारे में बात करनी है, एंड यू विल रीड अबाउट रोटेशनल, ऑसिलेटरी एंड पीरियोडिक मोशंस इन 11th क्लास। सो लिनियर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसको देखने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि लिनियर मोशन बेसिकली है क्या। द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, लिनियर मोशन। कार ने कैसा पाथ चूज किया? सीधा पाथ चूज किया मूव करने के लिए, तो ये हो गया मेरा लिनियर मोशन। यू कैन सी द कार मूविंग ऑन अ फिक्स्ड पाथ, जो कि एक सर्कुलर फॉर्म में है, सर्कुलर मोशन। मेरी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, सो दिस इज एन एक्सिस, इसके अराउंड जो रोटेशन वो कर रही है, दैट इज रोटेशनल मोशन। एक्सिस के अराउंड किया गया मोशन रोटेशनल मोशन है। एंड आपने कभी टॉप देखा होगा, जब भी हम लट्टू को घुमाते हैं तो वो उसी एक्सिस के अराउंड ऐसे ऐसे जो है घूमता रहता है, दैट इज ऑल्सो रोटेशनल मोशन। तो मेरे आसपास ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो मुझे डिफरेंट टाइप्स का मोशन परफॉर्म करती हुई दिखती है। कार सीधी चलती है, ट्रेन सीधी चलती है, स्विम करते हैं तो एक ट्रैक पे करते हैं, लिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन में अर्थ है, सन के अराउंड घूम रही है, ये कार है। या फिर हम लोग जब भी किसी सर्कस या किसी चीज में जाते हैं तो वहां पे मौत का कुआं देखने को मिलता है, ठीक है, डेथ्स वेल देखने को मिलता है, तो उसमें कार कैसे घूम रही है? सर्कुलर घूम रही है, नीचे से चढ़ती है, ऊपर तक आते आते सर्कुलर घूमती है। ठीक है, और ये है मेरा ऑसिलेटरी मोशन, जहाँ पे मेरी बेसिकली मुझे वॉल क्लॉक्स में देखने को मिलता है, पहले ऐसे स्विंग हुआ, फिर सी पे गया, फिर ए पे आया, जिनकी इन रोटेशनल और ऑसिलेशन के बारे में आगे हमने पढ़ना है। सो नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे हम अपने सिलेबस के साथ स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि लिनियर मोशन क्या होता है, या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या है। तो जब भी मेरा ऑब्जेक्ट अपना पाथ चूज करता है टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन, उस मोशन को मैं लिनियर मोशन कहती हूँ, या फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कहती हूँ। और ये हमारा सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन होता है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट सीधा सीधा मूव कर रहा है, या मैं एक ट्रैक पे सीधा सीधा स्विम कर रही हूँ। अब मैंने ऑलरेडी मोशन की डेफिनेशन में बात करी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में बढ़ते हुए समय के साथ चेंज आएगा, तब वो मोशन करेगा। तो बेसिकली ये पोजीशन क्या है? पोजीशन होती है बच्चों ऐसी कोई भी एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, ऐसी कोई भी फिक्स्ड लोकेशन जहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, एंड वी टेक पोजीशन विद रेफरेंस टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, और हम उसके बेसिस पे उसका डिस्टेंस और उसका डायरेक्शन बताते हैं। जैसे कि हमारी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है एक लड़की का, जो कि अपने घर से जो है चलना शुरू करती है। ठीक है, इफ आई ड्रॉ द थिंग हेयर, तो वो लड़की जो है वो ओ पॉइंट से जो है दौड़ना शुरू करती है, बी पॉइंट पर आती है, उसके बाद ए पॉइंट पर आती है। ठीक है, फिर वो थक जाती है तो वापस भी आती है। तो ओ पॉइंट ओरिजिन पॉइंट मान लो, जो कि बेसिकली क्या है, उसका घर है, और ये 0 मीटर्स पर लोकेटेड है। तो जब टाइम हमारा 0 सेकेंड का होता है, तो लड़की अपने घर पे होती है और वो जॉगिंग करने के लिए स्टार्ट करती है। 40 मीटर जब वो ट्रैवल करती है अपने घर से आफ्टर 40 सेकेंड्स, तो वो बी पॉइंट पर आती है।
फिर वो 100 मीटर जब ट्रैवल कर चुकी होती है तब वो ए पॉइंट पर आती है। तो वो एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, पहले बी पे आ रही है फिर ए पर आ रही है, और इसमें टाइम जो है वो भी बढ़ रहा है। तो बढ़ते हुए समय के साथ जब कोई अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। बट फिक्स रेफरेंस पॉइंट इसमें क्या हुआ, उसका घर, क्योंकि मैं ये जो डिस्टेंस है ये मेजर कर रही हूँ उसके घर से, तो उसके इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, फिक्स्ड पॉइंट बोल दिया। सपोज करो आपको घूमने जाना है, सपोज आई वांट टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर वाया अ रोड। तो जब मैं दिल्ली टू अमृतसर जाऊंगी तो मैं अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, दिल्ली से स्टार्ट कर रही हूँ। तो जब मैं अमृतसर में किसी को भी मिलूंगी तो मैं कहूंगी कि दिल्ली से मुझे यहाँ आने में इतना समय लगा और मैंने इतना किलोमीटर ट्रैवल किया। तो दिल्ली मेरा क्या हो गया, बेसिकली एक रेफरेंस पॉइंट हो गया जहां से मैंने अपनी जर्नी शुरू करी, और इसी रेफरेंस पॉइंट को यूज करके मैं डिस्टेंस बता रही हूँ और ड्यूरेशन बता रही हूँ और डायरेक्शन बता रही हूँ जहां पे मैंने मूवमेंट करी। तो डायरेक्शन मेरी अमृतसर की थी, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया, और ये सब मैं कैसे बता रही हूँ, दिल्ली को देखकर बता रही हूँ। जब भी हम फ्लाइट या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहले वो हमें बताते हैं, एयर हॉस्टेस हमें बताती है दैट वी आर गोइंग टू ट्रैवल अ किलोमीटर ऑफ दिस इन दिस मेनी आवर्स। तो वो कैसे बताती है, एक रेफरेंस पॉइंट को देखकर जहां से उन्होंने जर्नी शुरू करी होती है। तो वेन एवर आई से मोशन, मोशन का मतलब हो गया पोजीशन में चेंज बढ़ते हुए टाइम के साथ विद रेफरेंस टू अ रेफरेंस पॉइंट जो कि फिक्स्ड है, और मुझे बताएगा कि मैंने बेसिकली कितना डिस्टेंस कितनी ड्यूरेशन में ट्रैवल किया। ठीक है। और ये उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इफ आई एम रनिंग तो मेरी पोजीशन जो है वो एक इंस्टेंट पे एक रहेगी, दूसरे इंस्टेंट पे दूसरी रहेगी। तो पोजीशन हो गई मेरी एग्जैक्ट लोकेशन विद रेफरेंस टू अ रेफरेंस पॉइंट जो कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे है। फिजिक्स में आई टॉक अबाउट इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड इंटरवल ऑफ टाइम, जो कि आपके छोटे से ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है। सो इंस्टेंट ऑफ टाइम हो गई हमारे क्लॉक की एक पर्टिकुलर रीडिंग, एक पर्टिकुलर समय जिसपे मैं एक पर्टिकुलर काम कर रही हूँ, और टाइम इंटरवल हो गया दो इंस्टेंट ऑफ टाइम के बीच का गैप। ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। मैं मोशन और रेस्ट की बात हमेशा कॉन्ट्रास्ट में करती हूँ। मोशन मैं तब बोलूंगी जब मेरी पोजीशन चेंज हो रही है बढ़ते हुए टाइम के साथ, और रेस्ट पे जब मैं बात करती हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट की तो मैं क्या बोलती हूँ कि मेरी जो पोजीशन है वो बढ़ते हुए समय के साथ चेंज नहीं हो रही है। सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन विद रेफरेंस टू द रेफरेंस पॉइंट डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है। और जब हमारा ऑब्जेक्ट किसी भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जैसे कि ये लड़की है, ये अपने ओरिजिन ओ यानी घर से ए पॉइंट तक आई है, तो ये कहाँ जा रही है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो जब भी हम किसी रेफरेंस पॉइंट से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं तो मैं उस डिस्टेंस को पॉजिटिव लेती हूँ, और मैं उसकी डायरेक्शन कैसे बताती हूँ, पॉजिटिव बताती हूँ। और जब भी मैं किसी जगह से वापस आ रही हूँ यानी बैकवर्ड आ रही हूँ टूवर्ड्स माई होम, तो मैं उसकी डायरेक्शन को नेगेटिव बताती हूँ, यही बोला गया है। ठीक है। तो जब हम ओरिजिन से राइट साइड में जाएंगे या फॉरवर्ड में जाएंगे, आई टेक माई डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, या जब मैं टूवर्ड्स ओरिजिन वापस आऊंगी या लेफ्ट साइड में मूव करूंगी तो मैं उस डायरेक्शन को नेगेटिव लूंगी। ठीक है। सो पोजीशंस टू द राइट ऑफ द रेफरेंस पॉइंट ओ दे आर जनरली टेकन एज पॉजिटिव, और टूवर्ड्स ओ या लेफ्ट ऑफ ओ में आई टेक देम एज नेगेटिव। जैसे कि हमारा मैथ्स में नंबर लाइन में होता है कि ओरिजिन जो है उसका जो एक्स एक्सिस होता है, तो यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे सारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो जब मैं नेगेटिव की तरफ आ रही हूँ तो मेरा डायरेक्शन नेगेटिव, एंड जब मैं पॉजिटिव की तरफ जा रही हूँ या अवे फ्रॉम ओ जा रही हूँ तब पॉजिटिव। The next slide which we have is about distance versus displacement. तो मैं ऑलरेडी डिस्टेंस और स्पीड के बारे में पढ़ चुकी हूँ। डिस्टेंस मेरा ऐसा कोई भी टोटल पाथ होगा जो कि एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। मतलब कि अगर मुझे मेरे घर से मंदिर तक जाना है तो कौन सा पाथ मैं ले रही हूँ, मैं जिगजैग जा रही हूँ, मैं भाग के जा रही हूँ, मैं इधर से जा रही हूँ, मैं उधर से जा रही हूँ। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन जब मैं टोटल पाथ ट्रैवल कर रही हूँ तो मेरा वो डिस्टेंस होगा। और ये इसको मैं स्केलर क्वांटिटी क्यों कहती हूँ, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है प्लस एक यूनिट है, बट कोई भी डायरेक्शन नहीं है। सो डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और यूनिट का भी आपको मतलब समझ आएगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट होता है मेरा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, या स्टार्टिंग पॉइंट एंड एन एंडिंग पॉइंट।
और इसको मैं वेक्टर क्वांटिटी कहती हूँ क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, और द मैग्नीट्यूड क्या होता है? द न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट्स। इन सबके मीनिंग अभी जानते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। ये वही लड़की है जो ओरिजिन ओ से अपना ट्रैवल शुरू करती है। इसका घर 0 मीटर पे है और टाइम यहाँ पे 0 सेकेंड्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल शी केम एट पॉइंट बी 4 सेकेंड के बाद, जहां पे उसने 40 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लिया था। फिर वो ए पे आई 10 सेकेंड्स खत्म होने के बाद, जहां पे शी हैज ऑलरेडी कवर्ड 100 मीटर का डिस्टेंस। यहाँ आके वो लड़की थक गई एंड वो वापस जब चली घर आने के लिए तो उसने बी पॉइंट पे ड्रॉप ले लिया, बी पॉइंट पर उसने रेस्ट ले लिया। तो डिस्टेंस यहाँ तक क्या हुआ? फ्रॉम ओ टू ए इट इज 100, और 100 के बाद ए टू बी तक डिस्टेंस क्या हो गया? 60 हो गया। तो 160 मीटर्स जो है उसने ट्रैवल किया। सो दिस वॉज द टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय द गर्ल, ठीक है, इन कमिंग टू पॉइंट बी। तो ये हो गया उसका डिस्टेंस। इसमें आई एम ओनली हैविंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू और मेरी एक यूनिट जो कि मीटर है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मैं कहती हूँ मैग्नीट्यूड। पर इसमें कोई भी माइनस या प्लस का साइन नहीं है। मैंने ऑलरेडी पिछली स्लाइड में बताया था कि मैं डायरेक्शन माइनस या प्लस से दिखाती हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया? नो डायरेक्शन बट ओनली मैग्नीट्यूड, यानी स्केलर क्वांटिटी हो गया। और डिस्टेंस क्या हो गया? द टोटल पाथ ट्रैवल। पर व्हेन आई टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होता है मेरा शॉर्टकट बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पाथ। तो लड़की भले ही पहले ओ से ए पे गई हो, फिर ए से बी पे आई हो, बट एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम उसका इनिशियल पोजीशन क्या था, यानी स्टार्टिंग पोजीशन क्या था? ओ। और वो फाइनल पोजीशन पे किस जगह रुकी है? बी पे रुकी है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इतना लंबा चक्कर, मैंने क्या बोला? एक शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लिया ओ से बी तक। ठीक है, इस शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड को मैंने डिस्प्लेसमेंट कह दिया। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मुझे कितना दिख रहा है? सिर्फ 40 मीटर्स का दिख रहा है। यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस मुझे कितना दिख रहा है? 40 दिख रहा है। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, इट इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टकट बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। व्हेन आई से स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब ये है कि उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जैसे कि मेरे डिस्टेंस के पास यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड था। पहले 100 मीटर ट्रैवल किया ओ से ए आने में, फिर ए से बी आने में 60 मीटर्स और ट्रैवल किया, तो टोटल 160 हो गया, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू वाज 160 एंड यूनिट वाज मीटर। तो ये था सिर्फ मेरा मैग्नीट्यूड, जबकि डिस्प्लेसमेंट में उसने क्या किया है? 40 मीटर्स ट्रैवल किया है। तो यानी ये मेरा मैग्नीट्यूड हो गया। इन विच डायरेक्शन अभी वो ट्रैवल कर रही है? वापस आ रही है, तो मैं माइनस कह दूंगी। सो डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो ये मेरा हो गया एक वेक्टर क्वांटिटी। और न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, यानी कि ये दोनों चीजें बनाती हैं मेरा मैग्नीट्यूड। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की एसआई यूनिट मीटर होती है। तो ये दोनों भाई भाई हैं, पर इनकी डेफिनेशन अलग है। जब मैं टोटल डिस्टेंस की बात कर रही हूँ तो मैं डिस्टेंस की बात कर रही हूँ। जब मैं टोटल पाथ ट्रैवल्ड की बात कर रही हूँ, चाहे वो घूम के वापस ही क्यों ना आ रही हो, पर उसने वो घूम के वापस आने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना पाथ ट्रैवल किया, वो मेरा डिस्टेंस हो गया। पर वो घूम के यहाँ तक आई, पर यहाँ से सीधा भी तो जा सकती थी, तो वो शॉर्टकट मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। गॉट इट? नाउ नेक्स्टली वी आर गोइंग ऑन एवरेज स्पीड वर्सेस एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड में ऑलरेडी पढ़कर आई हूँ अपनी अर्लियर क्लासेस में, या स्पीड में ऑलरेडी पढ़कर आई हूँ कि स्पीड का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है विच इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होता है कि कितना टोटल डिस्टेंस, यानी कितना टोटल पाथ एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम जो कि उस ऑब्जेक्ट को लग रहा है वो पाथ कवर करने में। ये भी स्केलर है, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर तो उसका भाई स्पीड भी स्केलर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या हो गया? इसका फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। और मुझे पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसको, इस फॉर्मूले को मैं ऑल्टर भी कर सकती हूँ। अगर मैं टाइम को यहाँ पे ले जाऊं और मेरे पास स्पीड और डिस्टेंस नोन हो, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। और जब मुझे डिस्टेंस बताना हो
तो मैं उसको क्या कर दूंगी, स्पीड इनटू टाइम कर दूंगी, जब मेरे पास स्पीड और टाइम की क्वांटिटीज हो। तो ये तीन फॉर्मूलाज मैं ऑलरेडी पढ़कर आई हूँ। एवरेज स्पीड और डिस्टेंस मैं ऑलरेडी पढ़कर आ गई हूँ, जहां पे मैंने देखा कि डिस्टेंस वाज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जिसकी यूनिट मीटर थी, वो स्केलर था क्योंकि हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे थे। और एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? सो मैंने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, एक नया टर्म जो कि बेसिकली एक शॉर्टकट था इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में। भले ही ट्रैवल हम ऐसे कर रहे हैं, बट उन दोनों पॉइंट्स के बीच में शॉर्टकट क्या है, वो हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट जो होती है उससे रिलेटेड में ही मैं वेलोसिटी की बात करती हूँ। जैसे डिस्टेंस के लिए मैं स्पीड कह रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं वेलोसिटी कह रही हूँ। वेलोसिटी इज बेसिकली डिफाइंड एज अ चेंज इन पोजीशन, जो हमारी बुक में लिखा है, या फिर मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कितना डिस्प्लेसमेंट मेरा एक ऑब्जेक्ट कर रहा है, यानी कितना शॉर्ट पाथ वो अपने इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक ट्रैवल कर रहा है, और उसको ट्रैवल करने में उसे कितना टाइम लग रहा है, वो होगा मेरा एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड कॉमन है। वेन एवर आई से वेलोसिटी, अब हम बड़ी क्लास में आ गए हैं, जब भी मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो उसको स्पीड से ही रिलेट करना है। ठीक है, सो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? जब हमारा कोई भी डिस्प्लेसमेंट आ रहा हो, यानी पोजीशन में चेंज हो रहा है, हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, यानी एक फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में क्या कर रहे हैं, शॉर्ट पाथ जो है ट्रैवल कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम में। सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मेरा एवरेज वेलोसिटी होता है। और एवरेज वेलोसिटी को मैं वी एवरेज से डिनोट करती हूँ, जहां पे डिस्प्लेसमेंट को मैं एस बोलती हूँ और टाइम को मैं टी। सो वेन एवर आई से वी इक्वल्स टू एस अपॉन टी, तो हम एस को स्पीड नहीं मानेंगे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मानेंगे। वी को अब से स्पीड मानेंगे और टी से हम लोग टाइम मानेंगे। तो अब थोड़ा वेरिएबल में चेंज लाते हैं। वेन एवर आई से वी, तो मैं स्पीड या वेलोसिटी की बात कर रही हूँ, एस तो मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही हूँ, और टी तो टाइम। ठीक है, तो हमने पुराने फॉर्मूला देखे, दो नई डेफिनेशन देखी, और इसके बाद हमने अपना एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम सेम ही होती हैं ऑलमोस्ट। एवरेज स्पीड में हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात कर रहे हैं, और एवरेज वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो हमें उस डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करने में लगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्ट पार्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एसआई यूनिट जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की मीटर थी, भले ही एक स्केलर रहा हो एक वेक्टर रहा हो, वैसे ही हमारी एसआई यूनिट एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड रहती है। जब हायर यूनिट होती है तो किलोमीटर पर आवर हो जाती है, पर दोनों की यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड ही रहती है, चाहे वो एवरेज स्पीड हो या फिर एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद हम आते हैं हमारे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मेरे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन है, जिनमें मैं मोशन को कैरेक्टराइज करती हूँ, कैटेगराइज करती हूँ, वो या तो यूनिफॉर्मली हैपन हो सकते हैं या नॉन यूनिफॉर्मली। इससे मेरा क्या मतलब था? जब मेरा ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब वो यूनिफॉर्म मोशन में है। और इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड पर मूव कर रहा है, यानी कि तुम देखो, पहले मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो जीरो से जब स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, उसने 40 किलोमीटर ट्रैवल किया, उसके बाद उसने 80 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर उसने 120 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो इन सब किलोमीटर्स के बीच में फर्क कितना आ रहा है? 40 40 किलोमीटर्स का आ रहा है। तो वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। से मेरा क्या मतलब है कि पहले घंटे में उसने 40 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर दूसरे घंटे में उसने 40 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर तीसरे घंटे में उसने 40 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा एक ही स्पीड से चल रहा है, तभी तो वो हर घंटे में सिर्फ 40 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऐसे मोशन को मैं यूनिफॉर्म मोशन कहती हूँ, जब एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी बढ़ते हुए एक एक घंटे में या कोई भी इंटरवल ऑफ टाइम में, मेरा ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यानी हर बढ़ते हुए एक घंटे में सिर्फ 40 40 किलोमीटर ही बढ़ रहे हैं। तो इसको मैं कहती हूँ यूनिफॉर्म मोशन। इसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट रहती है। वाइल नॉन यूनिफॉर्म मोशन मेरा कोई भी ऐसा मोशन होता है जिसमें हम लोग अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और ये ट्रैफिक में बहुत कॉमन होता है। यूनिफॉर्म मोशन हमें कम देखने को मिलता है। नॉन यूनिफॉर्म क्या हुआ? मेरा हाईवे है, मैं उस पे चला रही हूँ अपनी कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर आ गई मैं रेड लाइट एरिया में, वहां पे मेरी स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर।
इन स्पीड्स को देखते देखते पहले घंटे में जो है 80 किलोमीटर पर आवर की जब मैं स्पीड से चल रही थी, तो मैंने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था कुछ 30 किलोमीटर्स का। पर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल के मैं सिर्फ डिस्टेंस अपना 10 किलोमीटर का कर पाई हूँ। तो पहले घंटे में जहां मैं 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रही थी विद 80 किलोमीटर पर आवर, दूसरे घंटे में मैं सिर्फ 10 किलोमीटर ट्रैवल कर पा रही हूँ विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो भी कांस्टेंट नहीं है। इंटरवल ऑफ टाइम सेम है, घंटे जो है वो एक एक आवर से बढ़ रहे हैं, पर मेरा डिस्टेंस कैसे बढ़ रहा है, पहले ज्यादा था फिर कम हो गया, हो सकता है फिर मेरे पास हाईवे आ जाए तो फिर मेरा डिस्टेंस ट्रैवल उस पर्टिकुलर एक घंटे में ज्यादा हो जाए। तो ये होता है मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग के पास एक नई क्वांटिटी आती है जो कि है रेट ऑफ चेंज। तो अगर मुझे बताना है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कोई भी चेंज जो है वो कैसे ले रहा है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई चेंज जो है वो एकदम से आ रहा है या बहुत धीरे धीरे आ रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं अपना रेट ऑफ चेंज का आइडिया चूज करती हूँ। और ये रेट ऑफ चेंज बेसिकली है क्या, ये हमें बताता है कि एक क्वांटिटी में बढ़ते हुए टाइम के साथ क्या चेंज आ रहा है। जैसे कि मेरी हाइट है वो बचपन से लेकर अभी तक अगर कुछ सेंटीमीटर्स में बढ़ी है, तो कितने समय में मेरे अंदर कितना चेंज आया, वो हो गया मेरा रेट ऑफ चेंज। ठीक है, एक क्वांटिटी में एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरे अंदर क्या चेंज आया वो हो गया मेरा रेट ऑफ चेंज। लास्ट पार्ट ऑफ द बेसिक डेफिनेशन पे हम आते हैं जो कि है एवरेज एक्सीलरेशन। तो जैसे कि हमने नो सॉरी जैसे कि हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करी, मेरे डिस्टेंसेस जो थे वो अनइक्वल थे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि मैं ट्रैफिक में थी, ठीक है, या हाईवे पे थी। तो मैं कार में जब भी चलाती हूँ तो मुझे तीन जो है चीजें देखने को मिलती हैं, A B C, एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड क्लच। तो एक्सीलरेशन बेसिकली क्यों होता है या एक्सीलरेटर मेरी कार में क्यों होता है, सब कहेंगे स्पीड बढ़ाने के लिए होता है। तो स्पीड मुझे बढ़ानी क्यों है, क्योंकि मुझे एक खाली हाईवे दिख गया है और उस पर मैं एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं चला सकती। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या हो गया, जब मैं अपनी स्पीड या अपनी वेलोसिटी जो है वो चेंज कर रही हूँ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। जैसे कि मैं बात कर रही थी आपसे एक एग्जांपल की जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल था, कि मेरे पास एक हाईवे है, उसमें मैंने 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक्सीलरेटर दबाया हुआ है, यानी स्पीडली मैं चल रही हूँ और इसमें मैं कवर कर पाती हूँ 30 किलोमीटर का डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद मेरे पास ट्रैफिक आ गया तो मुझे रिटार्ड करना पड़ा, ब्रेक दबा के स्पीड कम करनी पड़ी, तो फिर सिर्फ मैं कितनी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सिर्फ 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर पाती हूँ। तो मेरा क्या हो रहा है, मेरी स्पीड बार बार चेंज हो रही है, पहले 80 थी फिर 20 हो गई, हो सकता है अगर मैं फिर हाईवे पे चली जाऊं तो फिर मेरी स्पीड बढ़ जाए। तो मेरी क्या हो रही है, स्पीड में चेंज आ रही है बढ़ते हुए टाइम के साथ। पहले घंटे में 1 घंटा 30 किलोमीटर कवर किया, दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रही हूँ, पहले मैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रही थी। तो मेरी स्पीड बढ़ रही है बढ़ते हुए टाइम के साथ। कैसे बढ़ रही है स्पीड या कैसे घट रही है स्पीड, क्योंकि मैं एक्सीलरेटर दबा रही हूँ, तो इसी को मैं कहते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को मैं डिफाइन करती हूँ एज द चेंज इन वेलोसिटी, यानी मेरी जो स्पीड है उसमें बढ़ते हुए टाइम के साथ क्या क्या चेंज आया, पहले बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी फिर घटी। तो डेफिनेशन यही कहती है दैट इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द चेंज ऑकर्स। चेंज किसमें, स्पीड में जो चेंज आ रहा है बढ़ते हुए टाइम के साथ। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट सब कैसे आती हैं, डिराइव कैसे होती हैं, वो हम 11th में पढ़ेंगे। इसका एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है जिसको मैं कहती हूँ मेरा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, और ये एक नया फॉर्मूला है जो मैं जानने वाली हूँ, तो ये हमें आगे डेरिवेशंस में भी हेल्प करेगा। सो एक्सीलरेशन को मैं ए से डिनोट करती हूँ और इसको मैं कहती हूँ चेंज इन वेलोसिटी। तो जब मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो पहले जो थी उस एग्जाम्पल में मेरी वेलोसिटी जो थी वो 80 किलोमीटर पर आवर थी, पर जब मैं ट्रैफिक वाले एरिया में आई तो मेरी वेलोसिटी हो गई सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर। तो पहले क्या थी वेलोसिटी और अब क्या है, ये हो गया इसका चेंज। तो पहले वाली वेलोसिटी को मैं u से डिनोट करती हूँ और बाद वाली वेलोसिटी को मैं v से डिनोट करती हूँ। तो चेंज इन वेलोसिटी को मैं दिखाती हूँ v माइनस यू और टाइम टेकन होता है मेरा t। सो एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम।
जिसमें v मेरी फाइनल वेलोसिटी है जो कि ऑब्जेक्ट अटेन करते हुए चल रहा है, u वो इनिशियल वेलोसिटी है जिस पे ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया था, और ये चेंज कितने टाइम में हैपन हो रहा है, ये मेरा टाइम टेकन है। और यही चेंज मुझे बताएगा कि मैंने कितनी बार एक्सीलरेटर दबाया है अपनी कार में स्पीड बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए ब्रेक दबाया है। ठीक है, तो ये होता है मेरा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, जो काफी सारी बुक्स में दिया होगा। a इज इक्वल्स टू वी फाइनल यानी वेलोसिटी फाइनल minus velocity initial upon t. So you can use whichever formula you want to use, दोनों का मतलब सेम है और दोनों यही कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या उसने अभी रखी हुई है और पहले उसने किस वेलोसिटी पे स्टार्ट किया था। तो ये चेंज इन वेलोसिटी से मुझे मिलता है एक्सीलरेशन जब मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही हूँ। सो वी हैव कवर्ड विद ऑल द बेसिक डेफिनेशन, डिस्टेंस क्या है, मोशन क्या है, पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनकी यूनिट क्या है, एवरेज स्पीड वेलोसिटी की यूनिट क्या है, रेट ऑफ चेंज क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म और टाइप्स ऑफ मोशन क्या है। सो ये बेसिक डेफिनेशन अपने दिमाग में रखेंगे और हम मिलेंगे अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे हम बात करेंगे अब उन काइनेमैटिक इक्वेशन की और कैसे मैं किसी भी चीज का मोशन विजुअली एक्सप्रेस कर सकती हूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन do like, share, comment and subscribe and take care of yourself.